नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें भी हम कास्टिंग के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो पिछले कास्टिंग के लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू कास्टिंग आपको समझा दिया है, कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं कास्टिंग में वो बता दी हैं, और जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं सैंड कास्टिंग कैरी आउट करने के लिए वो भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कास्टिंग की जो प्लेलिस्ट हैं उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि बेसिकली पैटर्न होता क्या है, और उसमें मेन जो चीज़ हमें पढ़नी है वो पैटर्न अलाउंसेस के बारे में पढ़नी है। दो पार्ट में ये लेक्चर रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में मैं सारा कवर करता तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पैटर्न बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो जो वीडियो दिखाई थी मैंने आपको सीक्वेंशियल स्टेप्स में, मतलब जो प्रीवियस वीडियो थी उसको आप चेक कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, उसमें क्या किया था, जब हमने अपना मोल्ड बनाने की शुरुआत करी थी तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें प्लेस किया था पहले, उसके बाद हमने सैंड डालना स्टार्ट किया था। ठीक है, वही जो आपका रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब देखो, कास्टिंग में आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्ड कैविटी बनानी पड़ेगी, उसी में आप क्या करोगे, मेटल को पोर करोगे। अब ये मोल्ड कैविटी जो आपको सैंड में बनानी है उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा उस मोल्ड में, जो कि बिल्कुल आपका जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके जैसा ही हो। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट को जो कि प्रोडक्ट जैसा दिखता है आप क्या कहते हो, पैटर्न कहते हो। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पैटर्न बोला जाता है। अब दूसरी चीज यहां पे जो आती है वो क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है और जो आपका पैटर्न है वो काफी हद तक क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर जो पैटर्न है उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है पैटर्न की वो क्लियर हुई होगी। अ पैटर्न इज अ रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस, यानी कास्टिंग से जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसका बिल्कुल रेप्लिका होता है पैटर्न जो होता है। ठीक है, विथ सम मॉडिफिकेशंस। उसमें क्या होते हैं पैटर्न में, पर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। अब वो जो मॉडिफिकेशंस है वो क्या होते हैं, एडिशन ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। ये हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पे पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं। अभी नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन यहां पे लिखा है प्रोविजन ऑफ कोर प्रिंट्स है। तो कोर प्रिंट्स मैं वैसे तो आपको बता चुका हूं, पर एक बार दोबारा से हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, जब आपको इस तरीके की मान लो हॉलो कास्टिंग बनानी है तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, ये जो मोल्ड कैविटी है उसके अंदर कोर प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मेटल जो है वो क्या कर लेगा, यहां पे फिल हो जाएगा, और यहां जहां पे कोर है वहां पे मेटल फिल नहीं हो पाएगा, तो वो आपको क्या मिल जाएगी, एक हॉलो कैविटी उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और यहां पे चैपलेट्स भी लगा रखे हैं हमने। चैपलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली कोर को सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, चैपलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक एंड जो है कोर का वो तो क्या है, आपका जो मोल्ड है उसके अंदर रखा हुआ है, मोल्ड कैविटी के अंदर रखा हुआ है, और दूसरा एंड जो है वो चैपलेट से जो है आपने सपोर्ट कर रखा है। अब यहां पे देखो, जैसे कि आपको क्या करना है, मोल्ड कैविटी जो बना रहे हो उसमें ये रीसेस, ये गड्ढा टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें आप इस कोर को क्या कर दो, प्रिंट मतलब रख दो। ठीक है, तो ये जो रीसेस आप क्रिएट करते हो जिसमें कोर बाद में प्लेस किया जाता है, तो वो रीसेस, वो गड्ढे टाइप को क्या बोलते हैं हम, कोर सीट बोलते हैं। अब कोर सीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैटर्न होता है उसमें ये प्रोजेक्शंस, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस जो आपने प्रोवाइड करे हैं पैटर्न में, इन्हीं को क्या बोला जाता है, कोर प्रिंट्स बोला जाता है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है कोर, मतलब कोर प्रिंट जो होते हैं, पर वो क्या है, आपको कोर रखने के लिए रिसेसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, गड्ढे क्रिएट करने पड़ते हैं,
उसके लिए आप क्या करते हो, पैटर्न पे कोर प्रिंट देते हो। तो एक्चुअल प्रोडक्ट में कोर प्रिंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, पर पैटर्न में कोर प्रिंट आप देते हो, तो ये क्या हो गया, एक मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है, कि जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट था और जो आपका पैटर्न था उनमें चेंजेस हैं, पैटर्न में थोड़े। एक चेंज तो क्या होता है, कोर प्रिंट्स प्रोवाइड करना। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। दूसरा चेंज जो आता है यहां पे वो क्या आता है, एलिमिनेशन ऑफ फाइन डिटेल्स विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कास्टिंग, ठीक है। मतलब देखो, जैसे यहां पे मैंने ये समझाया हुआ है, आपका पिस्टन को कास्ट करना है, मान लो जो आपका इंजन सिलेंडर होता है, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनमें जो इंजन लगता है उसमें पिस्टन होता है, तो वो आपको कास्टिंग से बनाना है। अब पिस्टन में क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, यहां पे आपको ये छोटे छोटे ग्रूव टाइप प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि इनमें बाद में क्या होता है, आपका पिस्टन रिंग लगती हैं, ठीक है, पिस्टन रिंग्स लगती हैं। तो पर अब इतने छोटे छोटे ग्रूव्स जो हैं, यहां पे भी देखो आपके छोटे छोटे ग्रूव हैं, ये जो ग्रूव्स हैं ये कास्टिंग से ऑब्टेन करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो एक्चुअल कास्टिंग से बनाते हैं वो इस तरीके का पिस्टन बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके का पिस्टन बनाते हैं, जिसको बाद में हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे मशीनिंग वगैरह हम इस पे करते हैं, जिससे कि ये जो है हमारा जो प्रोडक्ट कास्ट होके मिला है उससे आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। और उसके लिए जो पैटर्न बनाया जाता है वो काफी सिंपल पैटर्न बनाया जाता है, यानी कि ये सारी जो डिटेल्स हमें चाहिए थी वो हमने हटा दी हैं अपने कास्टिंग से अभी। क्यों? क्योंकि उतनी डिटेल में जा पाना कास्टिंग प्रोसेस से बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो डिटेल हटा दी। वो कास्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसमें बाद में डाल देंगे। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ा, एक्चुअल प्रोडक्ट से थोड़ा चेंज करना पड़ा पैटर्न में। ये पैटर्न है, इसका हाफ पैटर्न है ये, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन ऑफ डिटेल्स होता है। अब नेक्स्ट जो मेजर चेंज आता है वो क्या आता है, पैटर्न अलाउंसेस का आता है, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं। अब देखो, जो आपका पैटर्न होता है ना और जो प्रोडक्ट होता है, एक तो आपका प्रोडक्ट है और दूसरा पैटर्न है। तो प्रोडक्ट का कुछ डायमेंशंस होंगे, जो कि आपको जिस डायमेंशन का प्रोडक्ट चाहिए उसके सर्टेन डायमेंशंस आपके पास क्लियर होंगे कि भाई उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रेड्थ इतनी, या रेडियस उसका इतना होना चाहिए। जो भी डायमेंशंस है वो आपके पास होती हैं कि इतने डायमेंशंस का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक। पर जो पैटर्न बनाया जाता है ना, उसके डायमेंशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे प्रोडक्ट के डायमेंशन से, ठीक है। जो हमारे पैटर्न के डायमेंशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फाइनल जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके डायमेंशंस से, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो ना डायमेंशन में, उसके भी कई रीजंस होते हैं। एक एक करके जब आप ये सारे अलाउंसेस पढ़ोगे तो आपको रीजन समझ में आएगा कि क्यों पैटर्न का जो डायमेंशन है वो डिफरेंट होता है। और यही जो डिफरेंस होता है प्रोडक्ट और पैटर्न के डायमेंशंस में, उसी को क्या बोला जाता है, पैटर्न अलाउंस बोला जाता है, ठीक है। कि पैटर्न में आप क्या करते हो, कुछ चेंजेस करते हो पैटर्न की डायमेंशंस में, और वही चेंजेस को क्या बोला जाता है, पैटर्न अलाउंसेस बोला जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब पैटर्न अलाउंसेस की अगर टाइप्स की बात करें तो श्रिंकेज अलाउंस है, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस है, मशीनिंग और फिनिश अलाउंस है, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस है, और रैपिंग या फिर इसको शेक अलाउंस भी बोल दिया जाता है, ठीक है, रैपिंग या शेक अलाउंस। तो इस वाली वीडियो में मैं क्या करूंगा, ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है श्रिंकेज अलाउंस, इस पे डिस्कशन करूंगा, और ये बाकी जो आपके 4 बचेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। अब यहां पे आपको क्या समझना है, देखो, जब आप मेटल को पोर करते हो, पहले एक बर्फ का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वाटर जो है अभी मान लो कितने पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, 30 ले लो, 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है।
अब आप उसका टेम्परेचर जो है वो कम करना शुरू करते हो। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाता है और उसको ले आते हो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो अभी भी किस में रहता है, लिक्विड में रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन उनमें होता जा रहा है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि वाटर का क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है, उससे क्या होता है, आप फिर 0 डिग्री सेल्सियस से वो जो का लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद फिर फर्दर आप जब उसका टेम्परेचर कम करते हो तो वो मान लो -5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तब भी वो आइस रहता है, पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, काफी चीजें समझ में आएंगी। अब मेटल के बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं। मान लो जैसे आपने क्या लिया, स्टील लिया। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1400-1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर वो है, वो जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इस टेम्परेचर के नीचे जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब आप जब कास्टिंग कराते हो तो मेटल जो को पोर करना स्टार्ट करते हो, तो पोरिंग टेम्परेचर होता है एक, जिस टेम्परेचर का मेटल आप क्या कर रहे हो, पोर कर रहे हो, तो वो जो है वो इस टेम्परेचर से ज्यादा होगा। अगर स्टील की बात लेके चल रहे हैं, मान लो 1800 डिग्री सेल्सियस या 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने जो मेटल है वो लिया और उसको कैविटी में जो है आपका मोल्डिंग कैविटी जो है उसमें पोर करवा दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ठंडा होने लगेगा तो ये 1800 से क्या आ गया, मान लो 1400 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, जो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ले लो। तो अभी इस स्टेट में ये लिक्विड में ही रहेगा। ठीक है, मतलब इससे इस टेम्परेचर पे आ रहा है, पर थोड़ा ठंडा तो हो रहा है, पर स्टेट जो रहेगी लिक्विड में रहेगी। और 1800 से 1400 डिग्री सेल्सियस में आने में उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो यार, मेटल मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, और उतना ही स्पेस वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, बेसिक रीजन ये होता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो कम होती जाएगी और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी कम होती जाएगी, वो कम स्पेस घेरेगा और सॉलिड मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस हमने पढ़ने हैं, इस एग्जांपल को लेके चलेंगे, जिससे कि आपका पूरा श्रिंकेज अलाउंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। और यहां से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको बहुत क्लियरली समझना है। ठीक है, तो अभी ये क्या था, लिक्विड स्टेट में ही था, 1800 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, पर अभी भी लिक्विड स्टेट में है, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, पर इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, श्रिंकेज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हुई है, उनकी वाइब्रेशंस कम हुई हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को या इस श्रिंकेज को बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। ठीक है, रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन मेटल चेंजेस टेम्परेचर फ्रॉम पोरिंग टू सॉलिडस टेम्परेचर इन लिक्विड स्टेट। सॉलिडस टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि अभी तक वो पूरा लिक्विड स्टेट में है, पर उसमें जो श्रिंकेज आएगा वो क्या होता है, लिक्विड श्रिंकेज होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पानी के एग्जांपल से समझते चलना। अब क्या होगा, वो 1400 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से जैसे जैसे क्या होगा, फिर 1400 डिग्री सेल्सियस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये जो स्टील हमने पोर किया है। ठीक है, यानी कि यहां इस टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, और आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन होता है, इस बीच में वहां पे क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके कारण भी श्रिंकेज जो है वो
मेटल में हमें देखने को मिलेगी। भाई लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगी। मेटल के अंदर से लेटेंट हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और कम हो गई, उनमें और कॉन्ट्रैक्शन आएगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। यानी कि जब रिडक्शन इन वॉल्यूम आप अचीव करते हो व्हेन मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एट सॉलिडस टेम्परेचर, इसको क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो एक तो आपकी लिक्विड श्रिंकेज हो गई, दूसरा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो गई। अब वो देखो 1400 डिग्री सेल्सियस पे है पर सॉलिड है, पर 1400 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब वो रूम टेम्परेचर तक आएगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, फिर और कम आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब सॉलिड स्टेट में होने के बाद भी उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और कम होगी और उसमें और ज्यादा क्या होगा? श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा। इस श्रिंकेज को क्या बोला जाता है? सॉलिड श्रिंकेज बोला जाता है। रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉज्ड व्हेन द मेटल लूजेस टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में बन गया था, उसके बाद टेम्परेचर कम हो रहा है, उस टाइम पे जो श्रिंकेज आती है वो सॉलिड श्रिंकेज। ठीक है, एक तो लिक्विड में जब टेम्परेचर कम हो रहा तो लिक्विड श्रिंकेज, फिर वो सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, और फिर सॉलिड में होने के बाद जब उसका टेम्परेचर कम हुआ तब उसमें सॉलिड श्रिंकेज आएगी। तो आई होप आपको ये श्रिंकेजेस तो क्लियर हुई होंगी कि मेटल के अंदर क्या क्या श्रिंकेज आती हैं। अब इससे दिक्कत क्या होगी? भाई मान लो आपको क्या रखना है, एक लेंथ वाली डायमेंशन ले लेता हूं, ये लेंथ आपको 120 mm रखनी है मान लो, पर आपने जब इसमें मेटल पोर कर दिया उसके बाद क्या होगा? जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा उस टाइम पे तो पहले तो ये पूरा का पूरा कैविटी जो है वो भर गई, पर जब ये सॉलिडिफाई होने लगेगा तो श्रिंकेज होने के कारण जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 120 का ना मिलके 118 mm का मिल जाएगा मान लो। ठीक है, 118 mm का मिल जाएगा। तो क्या ये प्रोडक्ट आपके काम का है? नहीं, आपको तो चाहिए था 120 mm का, पर उसकी जो डायमेंशन मिली प्रोडक्ट की वो कम मिली। पर ये कमी किस वजह से आई है? क्योंकि लिक्विड जो है जो मेटल जो है वो श्रिंक करता है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसीलिए हम क्या करते हैं? दो चीजें प्रोवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब बताने जा रहा हूं। ये जो आपका लिक्विड श्रिंकेज होता है और ये जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, इन दोनों को कॉम्पनसेट करने के लिए हम जो हमारा मोल्ड होता है उसके अंदर किसको प्रोवाइड करते हैं? राइजर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि जब लिक्विड में श्रिंकेज हो रही है और सॉलिड में श्रिंकेज हो रही, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज हो रही है, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में, इन दोनों का ध्यान रखने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? राइजर्स। आपको पता है, ये देखो आप राइजर यहां पे देते हैं हम, ये आपने यहां पे मेटल पोर किया, ये मोल्ड कैविटी जो है वो पूरी की पूरी भर गई, और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो क्या हो गया? ये राइजर में आके जमा हो गया। ठीक है, अब ये लिक्विड जो है धीरे धीरे लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा, उसमें जो श्रिंकेज होगा, तो यहां पे भी मेटल है, एक्स्ट्रा मेटल इधर से आपका वापस मोल्ड कैविटी में चला जाएगा जितना भी उसको चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब इसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा, यानी कि लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा, उस टाइम पे भी जो श्रिंकेज आएगा उसको कौन कंपनसेट करेगा? यहां पे जो एक्स्ट्रा मेटल है वो यहां से वापस यहां चला जाएगा, और जो भी मेटल में कमी आई है, ठीक है, वो आपको राइजर प्रोवाइड कर देगा। पर ये राइजर कब तक काम कर रहा है? बस जब तक ये सॉलिडिफिकेशन की बात कर रहा है, एक बार सॉलिडिफाई हो चुका है अब। ठीक है, तो भाई ये भी तो उसी मेटल का बना है ना जिसका ये बना है। भाई इस दोनों में ही एक ही मेटल है, जो आपने पोर किया था वही तो मेटल है दोनों में। तो अब राइजर भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, हालांकि राइजर का डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि सबसे लास्ट में जो सॉलिडिफाई होने वाला आपका कंपोनेंट है वो राइजर ही होता है, ताकि जितना आपका श्रिंकेज हो रहा है उतनी श्रिंकेज आप प्रोवाइड कर सको। ठीक है,
पर अब जो है सॉलिडिफाई हो चुका है, उसके बाद आपका कौन सा श्रिंकेज एक्ट करेगा, सॉलिड श्रिंकेज एक्ट करेगा, वो राइजर कंपनसेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सॉलिड श्रिंकेज के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न के ऊपर देना पड़ेगा। श्रिंकेज अलाउंस क्या हो गया बेसिकली कि अगर मान लो जैसे 120 mm का आपको क्या चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, तो आप पैटर्न जो बनाओगे वो 122 mm का बना लोगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, 122 mm का बना लोगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो मोल्ड कैविटी बनेगी, भाई पैटर्न 122 mm का है तो मोल्ड कैविटी 122 mm की बनेगी। उसमें आपने मेटल क्या करा दिया, पोर करा दिया। जो लिक्विड श्रिंकेज था और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज था वो तो राइजर ने प्रोवाइड कर दिया। सॉलिड श्रिंकेज में क्या हुआ कि भाई ये 122 mm का बन गया, 2 mm की इसमें अगर श्रिंकेज आ गई तो 120 mm का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और यही आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन थी। यानी कि जितनी आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन चाहिए उससे थोड़ा बड़ा क्या कर लेते हैं, हम पैटर्न बना लेते हैं, और वो जो थोड़ा बड़ा बनाया हमने पैटर्न, उसी को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्रिंकेज अलाउंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सारे मेटल्स लगभग क्या करते हैं, आपके श्रिंक करते हैं जैसे जैसे उनका टेम्परेचर कम होगा। बिस्मथ थोड़ा इसका क्या है, एक्सेप्शन है कि वो उतना श्रिंक नहीं करता। ठीक है, अब जो श्रिंकेज अलाउंस होती है वो जनरली ऐड करी जाती हैं लीनियर डायमेंशन में, यानी कि हर केस में आपको पैटर्न जो है वो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। श्रिंकेज अलाउंस हमेशा ऐड होती है, चाहे वो आपकी इंटरनल डायमेंशंस हो या एक्सटर्नल डायमेंशंस हो, जो हमेशा आपका जो श्रिंकेज अलाउंस है वो ऐड होगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी डायमेंशन जो है प्रोडक्ट में जितनी चाहिए उससे बड़ी आपको क्या करानी पड़ेगी, पैटर्न में बनानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया तो उसमें कितनी श्रिंकेज आती है, ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, 1 मीटर के रिस्पेक्ट में 10 mm की श्रिंकेज आती है। यानी कि 1 मीटर का आप प्रोडक्ट बनाओगे तो 10 mm उसमें क्या आ जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। ब्रास और कॉपर एल्यूमिनियम में 15 mm पर मीटर होता है, स्टील में 21 mm पर मीटर, और जिंक और लेड में काफी ज्यादा होता है, 25 mm पर मीटर की श्रिंकेज आपको देखने को मिलती है। अब यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, जिसमें कार्बन इक्विवेलेंट लगभग 4.3% है, हैज नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस। नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस का क्या मतलब हुआ कि भाई आपको प्रोडक्ट जो है, मतलब प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है उससे छोटा पैटर्न बनाना पड़ेगा, उससे छोटा पैटर्न बनाना पड़ेगा। अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि आपको जो प्रोडक्ट की डायमेंशन है उससे बड़ा पैटर्न बनाना पड़ेगा, पर सिर्फ एक ये केस ऐसा है ग्रे कास्ट आयरन, जब कार्बन इक्विवेलेंट जो है वो 4.3% के आसपास होता है। वो क्या होता है, जब कूल होता है तो श्रिंक करने की बजाय क्या कर जाता है, थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट प्रेसिपिटेशन, ग्रेफाइट फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई राइजर नहीं चाहिए आपको। ठीक है, और थोड़ा सा पैटर्न जो है वो छोटा बनाना पड़ेगा, ताकि जब मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होगा, वो एक्सपैंड होगा, तो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट जो की डायमेंशंस हैं वो अचीव हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई किसकी कास्टिंग के लिए राइजर नहीं चाहिए होता, तो ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग के लिए आपको राइजर नहीं चाहिए होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल बता रखा है मैंने। मान लो जैसे आपकी जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं वो क्या है, ये हैं 200 mm ये हो गया, 100 mm ये वाली डायमेंशन हो गई, 150 mm ये हो गया, और इसमें जो होल है वो 80 mm का आपको चाहिए, 80 mm डायामीटर है उसका। ठीक, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं। तो इसका जब आप पैटर्न बनाओगे तो आप क्या करोगे, थोड़ा बड़ा बनाओगे, यानी कि 200 की जगह 204.2 का बनेगा, 150 की जगह ये 153.2 का बनेगा। ठीक है,
और ये 100 की जगह ये 102.1 mm का बनेगा। और ये जो होल है इंटरनल डायमेंशन, मतलब ये इंटरनल होल का डायामीटर की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरनल डायमेंशन में भी 80 की जगह पे ये कितना का होल बनेगा, 81.7 का ये होल बनेगा। यानी कि चाहे इंटरनल डायमेंशंस हो चाहे एक्सटर्नल डायमेंशंस हो, आपको क्या करना है, श्रिंकेज अलाउंस को ऐड करना है, एक्सेप्ट ग्रे कास्ट आयरन के केस में। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जो कि आपको यहीं समझा देता हूं। मास्टर पैटर्न क्या होता है? देखो, एक तो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैटर्न चाहिए। अब मान लो आपको पैटर्न जो बनाना है, मतलब मान लो आपको 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, एक पैटर्न बना लिया और बार बार उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके आप मोल्ड बना रहे हो और मोल्ड से आपके प्रोडक्ट बना रहे हो। पर अगर ये जो पैटर्न आपने बनाया वो वुड का बना लिया, तो बार बार उसका यूज करके, या कोई ऐसे मटेरियल का बना लिया जो उतना ड्यूरेबल नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, 1000 बार उसको यूज करना है तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसे मटेरियल का बनाओगे जो कि ड्यूरेबल हो। मान लो मेटल का पैटर्न आपने बनाना है, तो अब मेटल का पैटर्न बनाने के लिए, यानी कि ये पैटर्न बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक वुड का पैटर्न चाहिए। वुड के पैटर्न से आप क्या करोगे, ये मेटल का पैटर्न बनाओगे कास्टिंग करके, और फिर ये जो मेटल का पैटर्न बना उसको बार बार यूज करके आप क्या बनाते रहोगे, अपना एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते रहोगे। तो यहां पे ये जो वुड का पैटर्न हो गया उसको क्या बोलेंगे, मास्टर पैटर्न। यानी कि जो आपका एक्चुअल पैटर्न यूज होना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस पैटर्न को बनाने के लिए जो पैटर्न यूज किया जाता है उसको मास्टर पैटर्न कहते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब मास्टर पैटर्न में आपको क्या करना पड़ता है, डबल श्रिंकेज अलाउंस देना पड़ता है। डबल श्रिंकेज अलाउंस का क्या मतलब है, बेसिकली देखो यार, अब आपको क्या करना है, मान लो आपने वुड का पैटर्न बना लिया, ठीक है, उसको उसमें मेटल पोर करके आप क्या करोगे, कास्टिंग बनाओगे और उससे मेटल का पैटर्न बनाओगे। तो यार यहां पे भी एक श्रिंकेज अलाउंस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेटल जो है, पैटर्न का जो मेटल बना रहे हो आप, वो भी श्रिंक होगा। और फिर इस मेटल के पैटर्न से जब आप प्रोडक्ट बनाओगे वहां पे भी आपको श्रिंकेज अलाउंस देना पड़ेगा। तो जो वुड का पैटर्न बना उसमें आपको 2 श्रिंकेज अलाउंस देने पड़ते हैं। यानी कि अगर इसी प्रोडक्ट के लिए आपको मास्टर पैटर्न बनाना है तो पैटर्न की डायमेंशन तो ये बता दी थी मैंने आपको, उसका मास्टर पैटर्न जो होगा उसकी डायमेंशन इससे और बड़ी होंगी। यहां पे देख सकते हो ये 206 की है, ये वाली आपकी 155 की है और ये 103 की है, यानी कि जो पैटर्न था उससे भी बड़ा। इसी को बोला जाता है डबल श्रिंकेज अलाउंस और मास्टर पैटर्न। अब ये जो वैल्यूज आपने डिराइव करी है ना, ये वाली कि भाई 80 से ये 81.7 कैसे आया, 150 से ये 153.2 कैसे आया, इसके लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। वो मैं किसी सेपरेट लेक्चर में आपको कराऊंगा, अभी मैंने आपको कंसेप्ट इसका दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें आपको काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, थैंक यू।